हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के उस चुनाव की और उन चुनाव परिणामों की जिसे केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल स्थिति का एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। तो आज सवाल बहुत सीधे हैं लेकिन उनके जवाब बहुत गहरे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या बांग्लादेश में 1.5 दशक की उथल पुथल अब थम जाएगी? दूसरा सवाल, क्या बांग्लादेश फिर से प्रगति और स्थिरता की राह पर लौट सकेगा या नहीं लौट सकेगा? और सबसे अहम सवाल, भारत को इन चुनाव परिणामों से डरना चाहिए या फिर अब परिस्थितियों से डील करना चाहिए? क्योंकि 12 फरवरी को जो हुआ वह केवल एक चुनाव नहीं था, यह एक प्रकार से अगर हम देखें तो शेख हसीना के युग का अंत था और BNP के एरा की वापसी थी। तो आज हम पूरे बांग्लादेश के चुनाव को, उनके परिणामों को डीप डाउन एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ भारत के संदर्भ में इसके प्रभावों का भी विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। देखिए, इस चुनाव को ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस प्रकार से इसको कहा जा रहा है कि एक प्रकार से इतिहास का एक नया टर्न है। यह बांग्लादेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय चुनाव है जो 2024 के विरोध और विद्रोह प्रदर्शन के बाद हो रहा है। दूसरा बड़ा रीजन है इसको ऐतिहासिक मानने का कि यह शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद और उनकी पार्टी के चुनाव में न शामिल होने के बाद होने वाला पहला चुनाव है। और तीसरा, मोहम्मद यूनुस जैसा प्रयोग होने के बाद यह जो उनकी अंतरिम सरकार थी उसके बनने के बाद का यह पहला चुनाव है। तो लंबे समय तक बांग्लादेश पर एक आरोप लगता रहा है कि चुनाव होते हैं लेकिन मुकाबला ही नहीं होता। क्योंकि पहले, अभी आप आगे समझेंगे कि पहले BNP बायकॉट करती थी, अभी शेख हसीना की पार्टी ने बायकॉट किया है। तो इस बार पहली बार अगर हम देखें तो बांग्लादेश में मल्टी पार्टी कंपटीशन पहली बार देखने को मिला है और इसीलिए इसको ऐतिहासिक शिफ्ट माना जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश की संसद को पहले समझ लेते हैं। बांग्लादेश की संसद को, जिसे जातीय संसद भी कहा जाता है, इसमें कुल सीटें हैं 350। कुल सीटें हैं 350 और अभी जो चुनाव कराया जाता है उसमें 300 निर्वाचित सीटें हैं जो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं और 50 महिलाओं की आरक्षित सीटें हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं। बहुमत के लिए इसमें चाहिए आपको 151 सीट्स। इस बार चुनाव जो हुआ वो 299 सीट पर हुआ क्योंकि एक प्रत्याशी की चुनाव के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो अगर हम देखें तो इस पूरे चुनाव में एलिजिबल वोटर थे लगभग 127 मिलियन के आसपास। वोटर टर्नआउट रहा बांग्लादेश में 50 से 55% का और काउंटिंग उसी शाम शुरू हो गई और कोई लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। तो यह जातीय संसद का पूरा कॉम्पोजिशन है। ये बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसका पूरा कॉम्पोजिशन है। अब आते हैं रिजल्ट्स पर। तो बांग्लादेश में BNP की बम्पर जीत हुई है, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को अगर हम देखें तो 212 से ज्यादा सीटों पर बढ़त या जीत मिली हुई है सरकार बनाने के लिए, जबकि केवल चाहिए थे 151 सीटें। मतलब यह सिर्फ जीत नहीं है, एक प्रकार से बांग्लादेश की जनता का डिसीजिव मैंडेट है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यह जीत अहम भी बहुत है और अहम इसलिए है क्योंकि अवामी लीग ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। इस्लामिक गठबंधन और जमाते इस्लामी को बहुत सीमित सफलता मिली है जिन्हें कट्टरवादी माना जा रहा था। महत्वपूर्ण क्या है, भारत के लिए सबसे बड़ी जो चिंता थी इस पूरे चुनाव में कि कहीं बांग्लादेश में इस्लामिक टेकओवर ना हो जाए, तो ऐसे होने की संभावना इस चुनाव परिणाम के कारण टल गई है। तो जो इस्लामिक शक्तियां थी वो जरूर सीमित हुई हैं इन चुनाव परिणामों में। वे छोटे छोटे समूहों में बिखरे रहे, प्रभाव सीमित रहा, राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर पड़े और यहां से हमारे लिए ये पहली अच्छी खबर है। अब BNP की प्रचंड जीत की बात करें तो BNP ने 212 के आसपास सीट्स हासिल कर ली हैं और उस पर आगे चल रही है। बांग्लादेश की राजनीति को थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर दो ताकतें बांग्लादेश में हमेशा रही हैं।
एक अवामी लीग रही है जिसकी लीडर थी शेख हसीना, जो इस समय निर्वासित तौर पर भागकर भारत में रह रही हैं। दूसरी थी बीएनपी, दूसरी पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी हेड थी खालिदा जिया, जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली। और बीएनपी आखिरी बार जब सत्ता में आई तो वो दौर था 2001 से 2006 का, और उसके बाद लगातार चुनाव का बहिष्कार किया उन्होंने, दमन के आरोप लगाए, और 18 साल का शेख हसीना का रूल इस चुनाव ने तोड़ दिया। शेख हसीना के उस शासन पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में एक बड़ा नाम सामने आता है और वह नाम है तारिक रहमान का। तारिक रहमान सत्ता के एक नए केंद्र के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। ये जीत का चेहरा है। ये वास्तव में बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं और राजनीतिक वारिस माना जाता है इन्हें जियाउर रहमान का। इन्हें बांग्लादेश का डार्क प्रिंस भी अक्सर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2008 में इन पर भ्रष्टाचार और हिंसा के आरोप लगे। 17 साल तक ये निर्वासित जीवन जी रहे थे लंदन में, और लंदन से ही पार्टी को कंट्रोल कर रहे थे। दिसंबर 2025 में इन्होंने बांग्लादेश में वापसी की, और जनवरी 2026 में जब खालिदा जिया का निधन हो गया तो इन्होंने बीएनपी का डायरेक्टली लीडरशिप संभाली और बीएनपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। और अब लगभग मान के चलिए कि तारिक रहमान ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। बांग्लादेश के लिए इस पूरे चुनाव का क्या मतलब निकलता है, यह भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज है, बांग्लादेश में सबसे पहली चीज संस्थागत सुधार हुआ है। एक प्रकार से आप कहिए डेमोक्रेटिक सेटअप रीसेट हुआ है। बांग्लादेश का इंटरिम रूल खत्म हुआ है, यूनुस की सरकार अब हट जाएगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस आई है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, ग्लोबल लेजिटिमेसी भी इन्हें प्राप्त होगी, क्योंकि सरकार पर ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ेगा। दूसरी बड़ी चीज, इकोनॉमिक रिकवरी का यह मौका देता है चुनाव बांग्लादेश को, जहां पर इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है बांग्लादेश में इस समय, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत लो है बांग्लादेश को लेकर के। इसीलिए जब स्टेबल सरकार बनेगी जिसके पास क्लियर मेजॉरिटी होगी, तो इकोनॉमिक रिकवरी का मौका भी बांग्लादेश के सामने उपलब्ध रहेगा। तीसरी बड़ी चीज, एफडीआई और ग्रोथ की संभावना बनेगी बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस ने इस पूरे चुनाव को कहा था कि बर्थ ऑफ न्यू बांग्लादेश होने जा रहा है इस चुनाव के बाद, और उनकी बात सही हुई, भले ही उनके सपोर्टर्स चुनाव हार गए। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत के लिए चुनाव बहुत संवेदनशील था, और है भी, क्योंकि यही असली सवाल है हमारे लिए। देखिए, भारत बांग्लादेश संबंधों को हम दो एरा में बांटते हैं, एक हसीना का एरा, शेख हसीना का एरा, और दूसरा बीएनपी का एरा। तो शेख हसीना के एरा की अगर हम बात करें, शेख हसीना के युग की अगर हम बात करें, तो इस युग में भारत को सबसे बड़ी सफलता मिली थी 2015 के लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की। जो भूमि सीमा समझौता हुआ, यह ऐतिहासिक सीमा विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में खत्म होता है इसके द्वारा। दूसरा जो बड़ा चीज हुआ वो नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्रांजिट असेस दी गई और सुरक्षा सहयोग बढ़ाया गया। व्यापार और मार्ग के साथ साथ संपर्क ढांचे बनाए गए, बुनियादी ढांचे का विकास किया गया, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए कोऑपरेशन किए गए, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस शेयरिंग पर समझौते हुए। और इस प्रकार देखें तो जो शेख हसीना का युग था वो भारत के लिए एक बहुत ही सकारात्मक दौर था। लेकिन बीएनपी की अगर हम बात करें, जो अब सरकार बनाने जा रही है, उनका रिकॉर्ड ज्यादा अलग है शेख हसीना की पार्टी से। बीएनपी नेशनलिस्ट आउटलुक ज्यादा लेकर चलती है, कट्टरवादी आउटलुक लेकर ज्यादा चलती है। इंडिया इंटरफेयर्स वाला नैरेटिव बीएनपी का हमेशा रहा है। वे हमेशा बोलते रहते हैं कि भारत हमारे मामलों में हस्तक्षेप करता है, और यही वजह है। और इसके साथ साथ इनके साथ एक और बड़ा टेक्निकल इशू है कि इस्लामिक ग्रुप्स के साथ इनकी प्रॉक्सिमिटी हमेशा रही है। तो इसी वजह से भारत बहुत सतर्क है, और भारत के लिए एक थोड़ी चिंता का विषय तो है ही है। लेकिन फिर भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले तारिक रहमान को बधाई दी है, इस जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। संकेत इस जो डिप्लोमेटिक गेस्चर है उसका क्लियर है कि भारत टकराव नहीं चाहता है, भारत एंगेजमेंट चाहता है, भारत वार्ता चाहता है, भारत सकारात्मक तौर पर देख रहा है। हालांकि अभी भी भारत की बहुत बड़ी चिंता बनी हुई है। शेख हसीना के दौर में हमने एंटी इंडिया मिलिटेंट कैंप को क्रैक डाउन किया था, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स को
बांग्लादेश में शेल्टर नहीं मिलता था, लेकिन बीएनपी के साथ हमारे लिए डर यह है कि रेडिकल एलिमेंट्स को स्पेस बीएनपी अवश्य देगी, क्योंकि इनके कोर सपोर्टर्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग बढ़ने की संभावना रहेगी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी को प्रमोट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो भारत मानता आ रहा है कि माइनॉरिटी इशू, जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी हैं, जो हिंदू हैं, उन पर हो रहे हिंसा के मामले भारत के लिए चिंता हमेशा से बढ़ाए हुए हैं। यहां पर भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में दो देशों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का एंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, जो बीएनपी है वो ऐतिहासिक रूप से प्रो चाइना रही है और पाकिस्तान फ्रेंडली रही है। बांग्लादेश पहले से ही चाइना के बीआरआई का हिस्सा है। बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के कारण एक तरीके से समझिए कि बीजिंग भी ढाका के साथ अपना एक्सेस मजबूत करना चाहता है, क्योंकि भारत को काउंटर करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्पेस मिलता है ढाका से। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटेजी अब आपको ध्यान देनी पड़ेगी और बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सुरक्षा के लिए भारत को जो अंडमान और ईस्टर्न नेवल कैलकुलस है उसको रीसेट करना बहुत ज़रूरी होगा, तभी भारत सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि अब भारत को खतरा केवल चाइना से नहीं, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के ट्रायंगल से भी होगा। देखिए, यह चुनाव, अगर हम पूरे चुनाव को फाइनली देखना चाहें तो यह चुनाव ना अच्छा है ना बुरा है, यह एक प्रकार का रियलिटी चेक है। भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 4000 किलोमीटर की सीमा है, साझा नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता, और साझा भविष्य भी है। बांग्लादेश से हमारा जो एसोसिएशन है वो 1971 से है, जब बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने बहुत ही सक्रिय और सकारात्मक योगदान दिया था। तो सब कुछ अब भविष्य में निर्भर करेगा कि तारिक रहमान किस प्रकार का बांग्लादेश चुनते हैं, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी वाला बांग्लादेश चुनते हैं या एक्सट्रीमिज्म और कुछ अपने पुराने पर्टिकुलर सहयोगियों का साथ देते हुए एक कट्टरपंथी बांग्लादेश चुनते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा इसी निर्णय पर। अब इस पूरे में आप मुख्य निष्कर्ष समझ लीजिए, बीएनपी की वापसी बदलाव लाएगी। 18 वर्षों बाद सत्ता में लौटी है पार्टी। भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर अभी भी अनिश्चितता है और रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। सुरक्षा और अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दे प्रमुख हैं, जहां पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। चीन पाकिस्तान फैक्टर सक्रिय है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में अवश्य ही बदलाव होगा। इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से हम इन 4 निष्कर्षों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अब जाने से पहले मैं आपसे भी एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इनमें से कौन सी नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश से होकर बहती है, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या कावेरी। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। वर्ष 2026, 27 या 28 के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने 2026 का फॉर्म भर दिया है तो आपके लिए हमारे पास सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच है। यह बैच आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में मिल जाएगा। यह आपको बहुत लिमिटेड समय में पूरे कोर्स को अपडेट और रिवाइज करवा देगा और इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और सीसेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अब वे बच्चे जो 2027 या 2028 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है। इसके अंतर्गत आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाएगा, क्योंकि ये P2I बैच है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है। अभी अगर आप इस बैचेस की डिटेल्स और जानना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या ऐप या वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तीनों माध्यमों में आप जिस भी माध्यम में एडमिशन लेना चाहें देख सकते हैं। तीनों माध्यमों के लिए आपके अलग अलग बैचेस रन होंगे। अभी अगर आप 14 फरवरी से पहले हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको रैंक बूस्टर सेल का फ़ायदा मिलेगा और आपको फ्लैट 50% फीस में ऑफ भी मिल जाएगा। तो अभी एक बहुत अच्छा समय है, आधी फीस माफ़ हो रही है, सुविधाएं वही सारी हैं, फीस केवल आधी देनी है। तो इसको आप ध्यान दीजिए और 14 तारीख से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। लाभ कब मिलेगा? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो एडमिशन लेने से पहले PK लाइव कोड लगाइएगा और 50% ऑफ आपको अवश्य मिलेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।